नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दिव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर गया हूँ बेहद शानदार क्लास, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि BSER यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो आज 10 मार्च 2025 को अंग्रेजी विषय कक्षा 12 का जो पेपर लिया गया है उसके आंसर की के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते रहिए लगातार, और कंफर्म कीजिए कि आपने कितने परसेंट सही किए हैं, कितने गलत किए। उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे, क्योंकि आज जो पेपर था वो बहुत ही इजी था, यानी इतना एवरेज पेपर दिया गया था, इतना ज़्यादा कठिन नहीं दिया गया था। तो इस हिसाब से भी आप अपने सारे प्रश्नों का मिलान कर लें सही सही तरीके से, क्योंकि सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि सबसे पहले BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की आंसर की के बारे में बात कर रहे हैं। कक्षा 12 12th जो कंपलसरी सब्जेक्ट का दिया गया है, इंग्लिश कंपलसरी का, इंग्लिश COMPULSARY, इंग्लिश कंपलसरी का पेपर, जिसमें सेक्शन सी के अंतर्गत ग्रामर का पोर्शन पूछा गया था। ग्रामर का पोर्शन पूछा गया था। तो सी के अंदर पहला जो प्रश्न दिया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 जो दी गई है, प्रश्न संख्या 6 में है कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यानी दोनों वाक्यों को जोड़ना है, यूजिंग द वर्ड यानी शब्द का प्रयोग करते हुए, गिवन इन ब्रैकेट्स जो कोष्ठक में दिया गया है। तो वाक्य को जब हम पढ़ेंगे तो आई हैव फाउंड द पेन, आई हैव फाउंड द पेन, आई हैव लॉस्ट द पेन, और उसके बाद हमारे पास वर्ड दिया गया है विच को जोड़ना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है हमारा रिलेटिव क्लॉज से आया है, रिलेटिव क्लॉज वाले चैप्टर में से है, WH वर्ड जुड़वा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट क्लॉज के अंदर। अब विच का प्रयोग है, देखिए मैंने क्लास में भी बताया था, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासों में बताया है कि विच का प्रयोग जानवर और वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो विच का प्रयोग करेंगे तो हम सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लोज के अंदर देखेंगे कि पहला उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य उसके अंदर देखेंगे कि नाउन वर्ड क्या है। तो नाउन वर्ड हमारे पास क्या है, विथ पेन। तो उसके बाद हम विच का प्रयोग करेंगे, तो हम लिखेंगे आई हैव, उसके बाद FOUND फाउंड द पेन, और उसके बाद हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर विच का, रिलेटिव क्लॉज जब WHICH विच का। विच के नियम में ये था कि दूसरे वाक्य में आए हुए इट या दे को हटा देते हैं, क्योंकि इट या दे जो है वो उस नाउन की तरफ इंडिकेट करते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज में आई है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया कि उस नाउन को वापस लिख दिया गया है जो इट या दे के स्थान पर आता है। तो अपन को विच जोड़ने के बाद अपने लिखेंगे कि विच आई हैव लॉस्ट, विच आई हैव लॉस्ट, और द पॉइंट को हमको नहीं लिखना है, ये हट जाएगा। तो जिन भी विद्यार्थियों ने ये प्रश्न हमारे सही किया है वो इस प्रकार से, उनका ये प्रश्न बिल्कुल सही है कि आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैव लॉस्ट, यानी कि मैं वह पेन प्राप्त, आई हैव फाउंड प्राप्त यानी कि मिल चुका है, पा चुका हूँ। आई हैव लॉस्ट यानी कि जिसे मैंने खो दिया था। तो इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे, क्योंकि पहले प्रश्न में दिया गया है कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस में वर्ड को जोड़ना था, वर्ड को जोड़ना है। तो आई हैव फाउंड द पेन, कि मैं वह पेन, फाइंड की फॉर्म आ रही है थर्ड फॉर्म, फाइंड यानी पाना, यानी मैंने वह पेन पा लिया है, यानी कि मैंने वह पेन प्राप्त कर लिया है। आई हैव लॉस्ट जिसे मैं खो चुका था, जिसे मैं खो चुका हूँ। अब यहाँ पर 7वें नंबर का प्रश्न देखिए। 7वें नंबर का प्रश्न क्या रहा है, कंबाइन सेट ऑफ सेंटेंसेस, कंबाइन सेट ऑफ सेंटेंसेस, सेट ऑफ सेंटेंसेस का मतलब है वाक्यों का सेट जोड़ना है इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, यानी कि बिल्कुल एक ही वाक्य में, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से एक ही वाक्य में लिखना है। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है वो सिंथेसिस वाले चैप्टर से पूछे गए हैं, SYNTHESIS, सिंथेसिस यानी विश्लेषित से, विश्लेषित से पूछे गए हैं। और विश्लेषित में हमने पढ़े थे यानी कि सेंटेंस पढ़े थे, और सेंटेंस में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था हमने सिंपल सेंटेंस, एक पढ़ा था हमने कंपाउंड सेंटेंस, और एक पढ़ा था हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी सिंपल का मतलब साधारण वाक्य, उसके बाद यानी कि संयुक्त वाक्य, और उसके बाद ये मिश्रित वाक्य, साधारण, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले हमारे पास जो उदाहरण आया है, एग्जाम्पल जो दिया गया है वो है कि नाइट केम ऑन, यानी कि रात्रि होने लगी, द रूम ग्रू डार्क, और कमरे में अंधेरा छा गया। तो इस वाक्य को हमको जब कंपाउंड करके लिखे, यानी एक साथ लिख रहे हैं, इसमें लिखा है सेंटेंस एज डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट एक ही वाक्य में बोलना है। तो NIGHT नाइट केम ऑन, नाइट केम ऑन, और उसके बाद लिखेंगे नाइट केम ऑन एंड ग्रू डार्क,
GREW ग्रू, DAR के डार्क, एंड ग्रू डार्क, नाइट केम ऑन एंड ग्रू डार्क, इस प्रकार से होगा, यानी कि रात्रि होने लगी और अंधेरा छा गया। तो यानी कि रूम वर्ड यानी कि केवल रूम एक ही जगह पर अंधेरा नहीं छाएगा, यानी कि वह पूरी जगह पर अंधेरा होने लगेगा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 और 7 में जिन भी विद्यार्थियों ने किया है वो उनका सही है। कौन है? देखिए प्रश्न संख्या 8 में, देखिए प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा गया था? प्रश्न संख्या 8 में प्रश्न पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि फ्रेजल वर्ब का प्रश्न है। यहाँ से समझो फ्रेजल वर्ब, यानी फ्रेजल वर्ब का प्रश्न क्लास 12 में है, यानी कि वहाँ पर ब्रेक है, कम है, पुट है ना, और ब्रिंग है, इस प्रकार से 7 या 8 वर्ब की फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि किसी क्रिया के आगे कोई प्रीपोजिशन या अवयव जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वो फ्रेजल वर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो तीनों एग्जाम्पलों में क्या लिखा है? इसमें पहले एग्जाम्पल दो, द बर्गलर्स फिल इन द ब्लैंक्स द हाउस। अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, ब्रोक इनटू और ब्रोक डाउन। अब देखो कि बर्गलर्स का संबंध, बर्गलर्स का मतलब होता है लुटेरे, चोर, डकैती, है ना। बर्गलर्स यानी कि एक भ्रष्ट व्यक्ति, और जब द हाउस यानी घर में, ब्रोक डाउन और ब्रोक इनटू यानी कि तोड़ते घर में प्रवेश करता है, तो इसके अंदर हमारे पास उत्तर आएगा ब्रोक इनटू। तो PROK ब्रोक इनटू हमारा आंसर रहेगा जो राइट है बिल्कुल। दूसरे नंबर का ही फिल इन द ब्लैंक्स अर्ली इन द मॉर्निंग गेट अप और गेट अंडर। तो गेट अंडर तो मॉर्निंग नहीं होता है, गेट अप होता है, ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में भी आता है कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो गेट अप का मतलब सुबह जल्दी खड़े होना, तो ही के साथ यहाँ पर लिखेंगे अपन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जिन्होंने किया उनका बिल्कुल सही है। तीसरा हमारे पास एग्जांपल है, ही फिल इन द ब्लैंक्स ही इज डेस्परेट फॉर ए वीक, सॉरी डेस्परेट नहीं है, डिपार्चर है, और डिपार्चर, डिपार्चर प्रस्थान करना, प्रस्थान करना, प्रस्थान करना, फॉर ए वीक, पुट ऑन और पुट ऑफ, पुट ऑन और पुट ऑफ है, तो ही पुट ऑन आ गया, पुट ऑन, ही पुट ऑन हिज डिपार्चर, यानी वह एक सप्ताह के लिए यहाँ से प्रस्थान कर गया था। तो पुट ऑन वर्ड इसमें आएगा, यहाँ पर गेट अप आएगा, यहाँ पर ब्रोक इनटू आएगा। इस प्रकार से फ्रेजल वर्ब के आंसर जिन्होंने यहाँ पर किए हैं, ये तीनों के तीनों आंसर बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या 9 में क्या था? ग्रामर का जो अगला पोर्शन है प्रश्न संख्या 9 में, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन। क्या है? करेक्ट कंजक्शन, और गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कोष्टक में जो कंजक्शन वर्ड दिए गए हैं उनमें से सही या उचित अपन को रिक्त स्थान में लिखने हैं। तो सबसे पहले नंबर का है बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई फिल इन द ब्लैंक्स, फिश स्विम, फिश स्विम। अब देखो बर्ड्स फ्लाई का मतलब पक्षी उड़ते हैं, फिश स्विम मछली तैरती है। तो सो का मतलब इसलिए होता है और एंड का मतलब और होता है, तो कॉमन सेंस रखेंगे कि पक्षी उड़ते हैं इसलिए मछली थोड़ी ना तैरती है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर पक्षी उड़ते हैं एंड फिश स्विम, और मछली तैरती है, एंड आ गया यहाँ पर। दूसरा लिखेंगे ही वाज स्लीपिंग फिल इन द ब्लैंक्स आई वाज रीडिंग ए बुक। तो एज का मतलब जैसे होता है, वाई का मतलब जबकि होता है, तो ही वाज स्लीपिंग वह सो रहा था जबकि, और यहाँ पर लिखेंगे हम वाइल आई वाज रीडिंग ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। तीसरे नंबर पर राजू इज फिल इन द ब्लैंक्स एन इंटेलिजेंट बॉय और ए गुड प्लेयर, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट जोड़े जा रहे हैं, एन इंटेलिजेंट बॉय एंड ए गुड प्लेयर। तो एज ऐसे नहीं जोड़ करके हम इसे लिखेंगे नॉट ओनली। क्या लिखेंगे? राजू इज नॉट ओनली एन इंटेलिजेंट बॉय, राजू के न केवल एक होशियार या प्रतिभाशाली लड़का है, बल्कि बट आल्सो नॉट ओनली बट आल्सो गुड प्लेयर, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी भी है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 9 में, यानी कि पहले में एंड, दूसरे में वाइल और तीसरे में नॉट ओनली बट आल्सो जिन भी विद्यार्थियों का है उनका प्रश्न बिल्कुल सही है। और यहाँ पर फ्रेजल वर्ब के अंदर ब्रोक इनटू आएगा, ब्रोक अप आएगा और ब्रोक ऑन आएगा। तो सारे प्रश्नों का मिलान कर लीजिए अच्छे से। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, देखिए 10वें प्रश्न का सेक्शन डी के अंदर 10वें प्रश्न में एक सीन पैसेज आया था, जो सीन पैसेज हमारे यानी कि फ्लेमिंगो वाली बुक से आया था। फ्लेमिंगो वाली बुक में जो हमारे पास लेसन नंबर 5 है, इंडिगो, इंडिगो यानी नील वाली पार्ट में पूछा, जो महात्मा गांधी की बिहार में चंपारण की यात्रा के बारे में, जहां पर उन्होंने शेयर क्रॉपर्स यानी कि बटाईदार किसानों को किस प्रकार से अंग्रेजों से राहत दिलवाई थी। तो उसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, तो उसके बीच से एक पैराग्राफ उठा करके यहाँ पर कुछ 6 प्रश्न पूछे गए, ऑप्शनल टाइप आपको चुनने हैं, 6 में से एक प्रश्न का आंसर देना है। तो पहला प्रश्न है, कैपिटल ऑफ चंपारण वाज, कैपिटल मीन्स राजधानी, कैपिटल ऑफ चंपारण वाज, चंपारण की राजधानी थी,
मुजफ्फरपुर, कलकत्ता, मोतिहारी और तिरहुत। तो प्रश्न में आया हुआ है, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा, यानी कि मोतिहारी उसकी राजधानी थी। दूसरे नंबर पर वेयर डिड वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेट गांधी, वेयर डिड वेस्ट मल्टीट्यूड गांधी, तो गांधी जी को यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ का सामना कहाँ हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन एट द रेलवे स्टेशन। एट द रेलवे स्टेशन जब वहां पर पहुंचे थे तो यानी कि स्टूडेंट्स ने और कॉलेज प्रोफेसर ने साथ मिलकर के उनका स्वागत किया था चंपारण में। तीसरे नंबर का हु हैड बीन मेल्ट्रेटेड, हु हैड बीन मेल्ट्रेटेड, कौन सा ज्यादा प्रधान थे, तो एक पीजेंट, एक किसान, एक उत्तर आएगा इसके अंदर। यहाँ पर है हु वाज स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, यानी कि जो प्रश्न संख्या 4 है, यानी कि ये उस समय जब महात्मा गांधी ने खुद ने वहां पर जाकर देखने का निश्चय किया, तो हाथी पर सवार होकर के जब वो जा रहे थे, तो हु स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, यानी कि हाथी की पीठ पर सवार होकर बाहर जाने का निश्चय किसने किया, तो मैसेंजर, ए लॉयर, सुपरिटेंडेंट और गांधी। तो अधीक्षक ने नहीं किया था, मैसेंजर ने किया था, लॉयर ने किया था, गांधी जी ने किया था, तो इसका उत्तर अपना डी आएगा। प्रश्न संख्या 5 में है, 10वीं के 5 में, विच प्लेस यूज एज हिज हेडक्वार्टर, कौन से स्थान को उन्होंने हेडक्वार्टर के रूप में प्रयोग किया, तो रेलवे स्टेशन को नहीं किया, हाउस और टाउन हॉल और सुपरिटेंडेंट ऑफिस, तो यहाँ पर ए हाउस यानी एक घर को उन्होंने एक यानी कि ऑफिस के रूप में, वहां से सारे दिशा निर्देश चलते थे। और छठे नंबर का लास्ट प्रश्न है, हु ऑर्डर टू रिटर्न टू टाउन, यानी कि वापस अपने कस्बे में लौट जाने का आदेश किसने दिया। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर कंफ्यूज होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रश्न था ये दिया गया एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा गया था, लेकिन महात्मा गांधी तक एक मैसेंजर के द्वारा पहुंचा था, तो इसका उत्तर सुपरिटेंडेंट मैसेंजर होगा, पुलिसमैन नहीं होगा, लॉयर नहीं होगा, विलेजर्स नहीं होगा। तो सुपरिटेंडेंट मैसेंजर्स ने उसको वापस लौट जाने के लिए कहा था। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 10 के अंदर ये 6 के 6 आंसर है, जिन्होंने भी इस प्रकार से, यानी कि पहले में सी, दूसरे प्रश्न के अंदर बी, तीसरे के अंदर ए, चौथे में आपको करना है डी, पांचवें में आपको करना था बी और छठे में करना था ए। अगर इस प्रकार से किए हैं तो आपके सारे के सारे प्रश्न बिल्कुल सही हैं। और इसके बाद हम अगला प्रश्न लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि किस प्रकार से हमारे पास, यानी प्रश्न संख्या 18 के अंतर्गत, प्रश्न संख्या 18 के अंतर्गत चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव का मतलब समझो कि पाठ के सारांश में से कोई एक कुछ प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं जहां पर हमको उसके अंदर से प्रश्न ढूंढ करके ऑप्शनल टाइप देकर देने पड़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हु वाज लौसिया, हु वाज लौसिया, पहले ही चैप्टर में से आया था, लास्ट लेसन में से आया है, तो यानी कि थर्ड लेवल में से है, यानी उस वाली किताब में से। लोइसा जो थी नरेटर्स लाइफ, सेम्स लाइफ, गारफील्ड वाइफ एंड नन, यानी कि इनमें से सेम यानी कि चार्ली का मित्र था, और गारफील्ड की वो नहीं थी, नरेटर्स वाइफ था, चार्ली जो अपने बता रहा था, जो लेकर इसमें आया है, यहाँ पर उत्तर नंबर हमारे पास ए रहेगा, उत्तर ए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हाउ मेनी रिंग वर सेंट टू दुराईसानी, ये वाला टाइगर किंग वाले चैप्टर में से है। तो दुराईसानी जो अंग्रेज अधिकारी थी उसके राज्य में आया था शिकार करने के लिए, लेकिन राजा ने मना किया था कि इसके बदले, यानी कि वो अंग्रेज अधिकारी था, मना भी नहीं कर सकता था, तो उसने किसी प्रकार से उसे रिझाने की कोशिश की। तो उसने कलकत्ता के यानी कि एक बहुत बड़े एक ज्वेलरी शोरूम से एक लगभग 50 जो है अंगूठियां मंगवाई गई, यानी कि डायमंड की, और उसमें से उसे सारी भिजवा दी उसके कक्ष में कि, तो उनमें से वो दुराईसानी 50 की 50 पूरी लेकर के गया था, तो इसमें उत्तर बी आया। फॉर हाउ मेनी ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, गोंडवाना इससे पहले, तो इसमें आएगा 500 मिलियन, ये 655, 600 मिलियन, 500 मिलियन उत्तर रहेगा, उत्तर नंबर बी। द नेम ऑफ द रशियन रिसर्च मिशन वाज, यानी कि जो रूस का खोज रशियन रिसर्च मिशन यानी कि खोज जो संग्रहण इकाई थी जो केंद्र था। अब देखो इस प्रश्न में कंफ्यूजन है, एकेडमिक सोकोल्स्की, एकेडमिक सोकोल्स्की और एकेडमिक सोकोल्स्की, है ना। तो प्रश्न के अंदर अगर आप शुद्धता की दृष्टि से देखो तो कईयों ने एकेडमिक की स्पेलिंग के इस हिसाब से किया है, लेकिन ये उत्तर आपका गलत है। आपका आंसर सही किताब के हिसाब से उत्तर नंबर सी आएगा, एकेडमिक सोकोल्स्की, इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 5 के अंदर है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सदाव, सदाव का पूरा नाम पूछा है, दायनीवी वाले पार्ट में से। अब सदाव का पूरा नाम इतने बड़े चैप्टर में से केवल एक ही बार बताया गया है कि इसका पूरा नाम ये है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि डॉक्टर सदाव बार बार डिवीजन पे आया है, बार बार डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव के बारे में बोला, तो अधिकांश बच्चों ने डॉक्टर सदाव लिखा है, लेकिन डॉक्टर सदाव गलत है।
डॉक्टर सदाव होनी भी उसका नाम गलत है, डॉक्टर सदाव होकी उसका सही नाम है, डॉक्टर सदाव होकी उसका नाम गलत है। यानी इस बार एक ही बार बताया है उस पूरे इतने बड़े चैप्टर में कि डॉक्टर सदाव का पूरा नाम डॉक्टर सदाव होकी था, जो कि जापानीज डॉक्टर था, एक अच्छा सर्जन था वो, यानी कि जिसने वो जो आर्मी का जनरल था, उस आर्मी के जनरल की को भी सारी बातें पता होती है भी उसने बताया था कि ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दो ऐसे अपने फर्ज निभाए थे, एक देश प्रेम का और दूसरा अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया था। तो डॉक्टर सदाव का बहुत अच्छा चैप्टर है। तो इस प्रकार से अभी प्रश्न 5 हुए हैं। छठा प्रश्न देखते हैं हम। छठा प्रश्न है हमारे सामने, देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न लिखा गया है प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 में बताया गया है कि प्रश्न संख्या 6 में हानास बेबी बॉय वाज नियरली, हानास बेबी बॉय वाज नियरली, हाना के जो छोटा बच्चा था उसकी उम्र लगभग थी 3 इयर्स ओल्ड, 3 वीक्स ओल्ड, 3 डेज ओल्ड, 3 मंथ्स ओल्ड। तो यहाँ पर 3 मंथ्स ओल्ड यानी ऑप्शन नंबर डी, हाना के जो छोटे बच्चे की उम्र थी, जो यूमी नाम की महिला मेड सर्वेंट उसे संभालती थी, इसको जो 3 महीने की थी। उसके बाद 7वें प्रश्न पे हु फॉरगॉट डेयरी टू गो टू द गार्डन अगेन, कौन भूल गया था कि डेयरी जो है वापस दोबारा बगीचे में चला जाता है। तो मिस्टर लैम्ब, डेयरीज मदर, डेयरीज अंकल और डेयरीज मदर, डेयरीज फादर। तो इसके अंदर यहाँ पर किस प्रकार से ऑप्शन है, डेयरी की माता जी से उसने लास्ट टाइम पूछा था और लास्ट टाइम पूछने के बाद डेयरी की माता जी ने वापस जाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वह अपनी माता जी को बिना बताए हुए मिस्टर लैम्ब से मिलने के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर आता है डेयरीज मदर, ऑप्शन नंबर डी। और 7वें नंबर पे हुआ जुडविन, जुडविन कौन था। तो जुडविन में के अंदर देखिए जुडविन जो थी जिटकाला सा, लास्ट वाला चैप्टर है, तो अनटचेबिलिटी के बारे में बताने वाला। और एक जो था वो लेखक तो बालाज फ्रेंड, जिटकाला सा फ्रेंड और बालाज मदर और नन। तो यहाँ पर ध्यान रखना जिटकाला सा फ्रेंड था, जिटकाला सा और बामा जो दो लेखिकाएं हुई थी उनके बारे में है। व्हाट इज द व्हाट इज वड़ा अनटचेबिलिटी को दर्शाया गया था कि वो एक बैग को एक डंडी एलिस्टिक में डाल करके लटका करके अपने लैंडलॉर्ड के पास लेकर जा रहा था। तो वड़े जो थी, वड़ई एक ईटिंग स्टफ है, खाने का व्यंजन है, खाने की सामग्री है। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। देखिए एक सबसे ज्यादा हमारे सामने प्रश्न रहा, वो सबसे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन कर देने वाला प्रश्न था। ये वाला प्रश्न जो किया था पहले ही प्रश्न का, यानी पहला अनसीन पैसेज रहा। अनसीन पैसेज के अंतर्गत, अनसीन पैसेज के अंतर्गत प्रश्न संख्या 7 में, प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9 में यानी कि बच्चे जो है कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि ये जो प्रश्न था वो थोड़ा कॉमन सेंस पर दे दिया कि प्रश्न संख्या 7 में फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी गद्यांश में से वह शब्द ढूंढना है विच यानी जो कि इज अपोजिट, यानी जो कि विलोम है, विच इज अपोजिट विलोम है इन मीनिंग टू, जो दिए गए मीनिंग के, यानी कि यस्टरडे। अब यस्टरडे का अपोजिट लिखना था, तो यस्टरडे का अपोजिट टुमारो पढ़ा है सबने, जब इतर वर्ड टुमारो आता है तो यस्टरडे का वर्ड, इसमें एक वर्ड दिया गया है यस्टरडे का जो अपोजिट है वो MORROW दिया गया है, मोरो, जो कि बिल्कुल सही है। इसके अलावा कई बच्चों ने एक वर्ड यानी गद्यांश के अंदर भी दिया गया था नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे वर्ड को अपोजिट नहीं माना जाएगा, है ना, नेक्स्ट डे वर्ड को अपोजिट नहीं माना जाएगा। यहाँ पर अपोजिट जो वर्ड है यस्टरडे का वो मोरो वर्ड आएगा, यानी मोरो जिन्होंने भी लिखा है MORROW वो बिल्कुल सही है। उसके बाद फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी गद्यांश में से वे शब्द छांटने हैं विच इज सिमिलर फॉर, यानी जो समान अर्थ के लिए है। तो समान अर्थ के लिए दिए जाने वाले शब्दों में क्या करना है अपन को, 2 प्रश्न दिए गए हैं 8वें में और 9वें में। तो 8वें में बनाना दिया गया है, तो बनाना तो लाइक ए ट्री, तो बनाना का बनाना लाइक ए ट्री, तो इसमें अपन को PLANTAIL प्लेंटेन, यानी कि एक वर्ड है, प्लेंटेन एक वर्ड है, पौधे यानी लाइक ए ट्री से संबंधित। तो इस जिन्होंने प्लेंटेन लिखा है वो वर्ड उनका बिल्कुल करेक्ट है। और प्राइमरली का मतलब प्राथमिकता, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक देने वाला, प्राथमिकता मुख्य रूप से। तो यहाँ पर एक वर्ड अगर सिनोनिमस दिया, प्रश्न में दिया होता CHIEF, चीफ वर्ड होता, तो चीफली चीफ यानी मुख्य होता है, लेकिन इसका जो सिमिलर चीफ्स के अलावा यहाँ पर जो दिया गया अपने गद्यांश में MAINLY होगा, मेनली जिन्होंने किया है उनका वर्ड बिल्कुल एकदम ही करेक्ट है। तो पहले प्रश्न के अंदर 3 ही कंफ्यूज कर देने वाले प्रश्न थे। तो यस्टरडे का जो अपोजिट वर्ड है वो मोरो होगा, और बनाना का जो सिमिलर वर्ड है वो प्लेंटेन होगा, और प्राइमरली का जो वर्ड है वो मेनली जो गद्यांश में है। यानी ये सारे वर्ड जो मैंने आंसर दिए हैं ये सारे गद्यांश में ही दिए गए हैं, गद्यांश से ही है, यानी बाहर से तो हम लिखेंगे, बाहर से लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रश्न गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर प्राइमरली का मेनली होगा, बनाना का प्लेंटेन होगा, और यहाँ पर जो है यस्टरडे का नेक्स्ट डे गलत है, कई बच्चों ने नेक्स्ट डे किया है, नेक्स्ट डे में होकर के यहाँ पर मोरो आएगा। तो अगला प्रश्न देखो, इसके अलावा भी और भी कई सारे प्रश्न बहुत अच्छे थे। सेक्शन सी का यानी ग्रामर के अंदर कंपोजिशन राइटिंग जो दिया गया था, कंपोजिशन राइटिंग में बहुत ही शानदार प्रश्न आए हैं।
कंपोजिशन राइटिंग में जो भी सारे प्रश्न थे वो आपको पूरे रिटर्न करवाए हैं, एक एक एग्जांपल यानी कि विद लैंग्वेज, जैसी लैंग्वेज के अंदर दी गई है वही लैंग्वेज के साथ बताया था कि यहाँ पर प्रश्न जो दिया गया है, यानी पहला प्रश्न जो था सेक्शन सी के अंतर्गत पेपर है आपका, इस पेपर के अकॉर्डिंग सेक्शन बी के अंदर ये जो प्रश्न संख्या 3 है, इस प्रश्न संख्या 3 के अंदर एडवर्टाइजमेंट लिखना है, वो भी क्लासिफाइड, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट क्लासिफाइड और डिस्प्ले दो होते हैं। डिस्प्ले के अंदर तो एड चित्रित होते हैं, है ना, तो क्लासिफाइड के अंदर लिखना है। तो क्लासिफाइड में आपको जानना था कि ग्रूम है, GROOM, GROOM, ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, ग्रूम का मतलब दूल्हा या वर, दूल्हा या वर। तो इस प्रकार से वांटेड ग्रूम लिखना था, वांटेड ब्राइड ग्रूम लिखना था। तो ब्राइड यानी दुल्हन, ब्राइड ग्रूम, तो इस लड़के की तलाश के लिए आपको एक लिखना था एडवर्टाइजमेंट, तो इसका टाइटल होता है वांटेड ग्रूम या वांटेड ब्राइड ग्रूम। उसके बाद वांटेड ए ब्यूटीफुल हैंडसम स्लिम, जो भी आपकी लैंग्वेज है, ऊंचाई, लंबाई, कद काठी, और जो भी आपकी एजुकेशनल, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, रिसेंट फोटोग्राफ, कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर, वो सारा डिटेल लिखना था और उसे एक बॉक्स में बंद करना था। उसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है, अथवा में वुमन एजुकेशन, महिला शिक्षा पर जो है, यानी कि ओपिनियन, आपके विचार लिखने थे, आपके विचार महिला शिक्षा के ऊपर आपके किस प्रकार के विचार हैं। तो मैंने इससे पहले भी यानी कि जो अधिकतर बच्चों को वुमेन एम्पावरमेंट पर लिखा था एक पैराग्राफ, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते थे। 4 नंबर के प्रश्न में एजुकेशनल टूर पर रिपोर्ट थी, एन एजुकेशनल टूर, एन हिस्टोरिकल टूर, है ना। तो ये सारी की सारी एक प्रकार से आपको पूरे प्रश्न करवा दिए थे, विद एग्जाम्पल सहित लिखवाए हैं, और इसमें कुछ हेडिंग भी दी गई, आउटलाइंस भी दी गई है। उन आउटलाइन का प्रयोग करके आप सेंटेंस मेकिंग भी कर सकते हो। अथवा में इसका 100 वर्ड में बहुत शानदार पैराग्राफ दिया गया है, बेनिफिट ऑफ मॉर्निंग वॉक। बेनिफिट ऑफ मॉर्निंग वॉक आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 9, 10, 11, 12 में खूब मैंने पढ़ाया है, खूब लिखाया भी है। पिछले कई वीडियोज में भी तो मैं नहीं पढ़ा पाया, कंपोजिशन राइटिंग तो वीडियोज में नहीं बता पाया हूँ, लेकिन फिर भी क्लासेस के अंदर जहाँ भी जिन भी स्कूलों के अंदर है वहाँ पर मैंने भी बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। 5वें प्रश्न में आपको लेटर दिए गए, लेटर राइटिंग का मैंने बताया था स्पेशली क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, लेटर राइटिंग का और रिपोर्ट राइटिंग स्पेशली प्रश्न में आते हैं दोनों। तो लेटर राइटिंग के अंदर मैंने आपको जो भी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत 4-5 तरीके के जो पत्र पढ़ाए हैं वो बिल्कुल कंफर्म थे कि लेटर टू एडिटर हो सकता है, कंप्लेन लेटर हो सकता है, जॉब लेटर, रिज्यूम वाला हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर लेटर टू एडिटर्स का ही आया है तो, और एक एडवर्टाइजमेंट में देना था अपन को बाल विकास समिति जयपुर के अंदर CV देना है, क्यूरिकुलम वेट बायोडाटा, तो रिज्यूम वाला है। तो फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर में के लिए है ना। इसमें एक्सपीरियंस भी आपको लिखना होगा, एक्सपीरियंस से आपके नंबर कटेंगे। उसके बाद C सेक्शन मैंने आपको बता दिया है, D का मैंने आपको बता दिया है। और उसके अलावा प्रश्न संख्या 11 देखो कितना शानदार प्रश्न आया। प्रश्न संख्या 11 मैंने आपको कई बार बताया कि कैरेक्टर स्केच से प्रश्न के अंतर्गत से पूछे ही जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 11 में मिस्टर M हेमल का डिस्क्राइब करवा रहा है और एक रेड ट्रैप सेलर का, 2 व्यक्तियों का कैरेक्टर स्केच पूछा है इसके अंदर। डिस्क्राइब को मतलब वर्णन करना उनके बारे में, उनके चारित्र के बारे में, उनके पार्ट के अंदर जो जो क्वालिटीज, जो जो चीजें उनकी आई है, डिफाइन करना है सारी चीजों के बारे में। बहुत शानदार तरीके से आप लिख सकते थे क्योंकि पार्ट को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। और उसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 के अंदर डीप वाटर और लोस्ट स्प्रिंग से छोटे प्रश्न दिए गए हैं 20 से 30 शब्दों के। और 13वें प्रश्न के अंदर पोएट्री के अंदर देखिए, पोएट्री में रेफरेंस प्रश्न दिया है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा, यानी आगे दी गई स्टैंजा में से कोई चीज एक का वर्णन करना था और ये वर्णन आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन करना है। तो 2 आपके पास स्टैंजा दी गई है। ऊपर वाली जो लाइनें दी गई है ये रोड साइड स्टैंड्स है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, और इसके नीचे वाली जो लाइन है वो कीपिंग क्वाइट है, नीचे लिखा है जिसको कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरुदा ने लिखा है। बहुत शानदार तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपने पढ़े हैं, याद किए हैं तो। और माय मदर एट 66 का मेन थीम पूछा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था आपको रोड साइड स्टैंड के बारे में, है ना। कि तो ऐसे प्रश्न यानी कि जो सारे के सारे ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो अंदर से बन करके आया, यानी कि सारे सारे प्रश्न यानी कि जो किताब के बाद जो पूछे गए हैं, पैराग्राफ के बाद रिटर्न किए गए हैं उन्हीं से पूछे गए हैं। और किसी प्रकार का डेप्थ का कोई ऐसा प्रश्न है नहीं। डू यू एग्री विद सदाव एक्ट एक्सप्लेन, बहुत शानदार प्रश्न है, क्या आप सदाव के अभिनय से सहमत हैं, आप अपने शब्दों में तर्क संगत का प्रश्न है। ये प्रश्न थोड़ा सा जरूर इस प्रकार का है। तो जिन भी बच्चों ने किस प्रकार का पेपर किया है, जिनकी मार्किंग है वो आप लगा सकते हो। और किसी भी प्रकार का अगर आपको और भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन के साथ करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को लगातार देखें, एंड तक देखें। और किसी तरीके की अगर आपको और भी कोई किसी टॉपिक से संबंधित कोई रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे हमारा चैनल कंटिन्यू जारी रहेगा और बने रहिए लगातार दिव्य क्लासेस पर। थैंक यू।